हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी एईडीओ आपके एलटी ग्रेड TRE4 केवीएस एनवीएस के लिए हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्लास कंडक्ट करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं और आज बिल्कुल हम लोग एकदम स्पीड में क्वेश्चंस देखेंगे, तो जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर यहाँ पर में करते जाइएगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले जितने भी बच्चे जिन लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स 350 के करीब बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक करके रख दिया पहले से ही। तो जो बच्चे हैं हाथ ऊपर करके बता देंगे, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आप लोगों का है कि भारत कब जो है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना, आईएमएफ। देखिए आईएमएफ जो है ये एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो ये जो है ये ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस थी, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये हुई थी आप लोगों की 1944 के अंदर में। इसमें भी भारत ने जो है पार्टिसिपेट किया था, जबकि भारत जो है आपको पता है उस समय आज़ाद नहीं था, लेकिन जो एक ब्रिटिश एम्पायर के रूप में या ब्रिटिश जो है एम्पायर के एक अंग के रूप में भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। इसकी जो बैठक हुई थी वो 1944 के अंदर में हुई थी, जब अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ बना 1945 के अंदर में, तब से ही भारत उसका सदस्य है, मतलब संस्थापक सदस्य है इसका। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सभी लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो सबसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसके अंदर में टोटल कितने देश है, टोटल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए आईएमएफ में कितने सदस्य देश है, फास्ट एकदम स्पीड में आपके आंसर आने चाहिए। तो आईएमएफ के अंदर में 190 देश है, प्लीज ये याद रख लेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। और 190 में से 190वां जो देश है 190th वो बना था एंडोरा, ओके, ये बना था 2020 के अंदर इसका सदस्य, ओके। तो 190वां देश कौन सा था, एंडोरा था, ये याद रखना है आप लोगों ने, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रख लेंगे, ओके। 2020 के अंदर में एंडोरा, टू बी स्पेसिफिक 16 अक्टूबर 2020 को ये इसका सदस्य बना था एंडोरा, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स हमारे जो है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके साथ में, ठीक है। तो भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बना था 1945 के अंदर में। अभी हाल ही में करंट अफेयर के साथ में इसको मैं जोड़ता हूं। आज सुबह वाली क्लास कितने बच्चों ने देखी? आज सुबह मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि उर्जित पटेल जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर है, ठीक है। ये आईएमएफ के क्या बने हैं, आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। तो हाल ही में कौन सा भारतीय व्यक्ति आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना है, ईडी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो याद रखना है आप लोगों ने उर्जित पटेल। देखिए बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सुबह का सेशन देखा है, हमने उसमें बहुत सारी नियुक्तियां जो है वो हुई थी उसको देखा हमने, और ऐसे ही मैं आप लोगों को रिवीजन भी करवाता चलूंगा। तो सारे सेशंस आप लोग अच्छे से देखिए ताकि आप लोगों को सारी जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ वो लिंक करके आप लोग सारे लोग पढ़ सके, ओके। और कितने लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से मैं आप लोगों को मिलिट्री एक्सरसाइजेज और सारी जो भी चीजें हुई है 2025 में ऐसी एक करके आपको सारा का सारा पढ़ा दूं। तो ये लिख देंगे आप लोग, उर्जित पटेल आईएमएफ के ईडी बने हैं। भारत इसका सदस्य कब बना था आईएमएफ का, 1945 के अंदर में। सबसे लास्ट देश कौन सा है, 190वां, आप लोग लिखिए, और कौन से साल में बना था सभी लोग कमेंट के अंदर में लिख देंगे, ओके। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, गंगा एक्शन प्लान, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। देखिए गंगा एक्शन प्लान जो है बेसिकली यहाँ पर में एक ऐसा प्लान था जिसका मेन उद्देश्य था कि हमारे भारत के अंदर में जो जल के अंदर में ही घरेलू सीवेज का पानी नदियों के अंदर में छोड़ दिया जाता है, या फिर जो कारखानों का पानी नदी के अंदर में छोड़ दिया जाता है, उसको कैसे डाइवर्ट किया जा सकता है कहीं और इसके अलावा जो पानी की गुणवत्ता है उसको कैसे बना के रखा जा सकता है। इसके लिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में आप लोगों ने याद रखना है कि गंगा एक्शन प्लान 1986 के अंदर में आया था आपका गंगा एक्शन प्लान। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट आ सकता है आप लोगों का एग्जाम में। गंगा एक्शन प्लान 1986 के अंदर में, ठीक है। इसके अलावा नमामि गंगे करके एक प्रोजेक्ट चालू किया गया था, ठीक है, नमामि गंगे, ठीक है, ये भी गंगा को साफ करने के लिए एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। 2016 में इसको स्टार्ट किया गया था नमामि गंगे, गंगा एक्शन प्लान 1986 में, और नमामि गंगे प्लान, ठीक है, 2014 के अंदर में था ये, सॉरी आने के जैसी सरकार आई थी उस सभी में, ओके, नमामि गंगे। तो ये 2 पॉइंट है आप लोगों का, प्लीज याद रख लेंगे आप सभी के सभी, ओके। एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा वाला करेक्टली मैच्ड नहीं है इनमें से, ये बताना है आप सभी लोगों ने।
और एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं यहाँ पर में हर एक जगह पे शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है, जहां भी शेयर कर सकते हो। और आप लोगों को पता है कि आज जो पूरा सेशन आप लोग देखोगे, ठीक है, इसका आप लोगों को एआई वर्जन आप लोगों को मिलेगा आपके पेड कोर्स के अंदर में। तो पूरा सेशन आपने देखना है ताकि आप एआई की मदद से इसकी रिवीजन भी कर सके। तो देखिए अगर आप नाटक करोगे तो आपको बंदी बना लिया जाएगा। तो बांदीपुर जो है वो कर्नाटक के अंदर में, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। शिकारी देवी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश के अंदर में है। ओके, शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दचीगम नेशनल पार्क जो है ये जम्मू कश्मीर में आप लोगों को मिलेगा। ओके, जम्मू कश्मीर में दचीगम नेशनल पार्क। पाखल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मिलेगा तेलंगाना में, वारंगल में, तेलंगाना। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ये याद रखिएगा। हर कोई बच्चा जो होता है ना, उसको कभी ना कभी चीजें टफ लगती है, जो रिवीजन करता है वही आगे बढ़ता है, सिंपल सी बात है। ओके, तो तेलंगाना के वारंगल के अंदर में है, ये याद रखेंगे आप लोग, वारंगल में। ओके, पाखल मध्य प्रदेश के अंदर में नहीं है। ओके, तो लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, सारे के सारे लिख दीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज से एईडीओ का जो आप लोगों का क्रैश कोर्स है वो भी स्टार्ट हो रहा है। मेरी 10 बजे क्लास है और एक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक बिल्डर्स, ठीक है। बेसिक बिल्डर जो हमारा बेसिकली एक कंसेप्ट है जिसके अंदर में मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है, बेसिक्स से अवगत कराऊंगा। आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं कि दानी सर जब आप पढ़ाते हो तो हमें समझ में आती है चीज़ें, हम उसे रिलेट कर पाते हैं या करने का मन करता है उन सारी चीज़ों को या वो असाइनमेंट्स को। तो आज जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को, क्योंकि एईडीओ के अंदर में, इवन केवीएस के अंदर में भी आप लोगों को पता है और टीआरई में भी वो काम में ही आता है आप लोगों का, कि अगर आपको स्क्वायर्स, मल्टीप्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें याद है आप लोगों को, तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है, एग्जाम के अंदर में। जब आपकी एप्टीट्यूड आती है एग्जाम में, तो एईडीओ में तो जनरल एप्टीट्यूड बहुत बड़ा 100 नंबर का है आप लोगों का, ठीक है। केवीएस के अंदर में भी आपका रीजनिंग है और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही करते करते इवन साइंस के कंसेप्ट, ठीक है, एसएसटी के कंसेप्ट, ईवीएस के कंसेप्ट बेसिक्स वाले, तो बेसिक बिल्डर के अंदर में हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों के बेसिक्स को पॉलिश किया करेंगे, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो ये बहुत ही एक ड्रीम प्रोजेक्ट था मेरा कि कभी ना कभी इसको आपको लिए स्टार्ट करना है, तो आज से इसको भी हम लोग स्टार्ट करने वाले। ओके, तो प्लीज एक बार लिख देंगे सभी के सभी और मन में रिवाइज भी करते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि लीलावती नामक जो एक गणित की पुस्तक है, इसको किसने लिखा था, लीलावती। तो लीलावती नामक जो गणित की पुस्तक है वो तुम्हारे चचा भास्कराचार्य ने लिखी थी। ओके, भास्कराचार्य ने लीलावती। अब ये लीलावती जो है ये संस्कृत में लिखी थी, इन्होंने लिखी थी संस्कृत में। इस संस्कृत की मैथ्स की पुस्तक का ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो फारसी भाषा में इसका जो ट्रांसलेशन है फ्रेंड्स वो किया था फैजी ने, ये याद रखना है आप लोगों ने, फैजी, ठीक है, अकबर के समय काल के अंदर में फैजी ने इसका ट्रांसलेशन फारसी भाषा में किया था। ओके, चलिए, ये फैजी और जो इनके जो साथी थे उन लोगों के लिए अकबर ने एक ट्रांसलेशन ब्यूरो या फिर अनुवाद जो विभाग है वो बनाया था। ओके, और उसके अंदर में काफ़ी सारी बुक्स का ट्रांसलेशन किया गया उसी समय काल के अंदर में, ठीक है। महाभारत जो पुस्तक है, महाभारत, उसका भी ट्रांसलेशन किया गया था अकबर के समय काल के अंदर में, अकबर के समय काल में, ठीक है, फारसी भाषा में, फारसी या पर्शियन भाषा के अंदर में इसका ट्रांसलेशन किया गया था। तो उसका नाम क्या था बता दीजिए मुझे। ओके, अकबर के समय काल के अंदर में महाभारत का जो फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया गया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था रज़्मनामा, ठीक है, रज़्मनामा, ठीक है। रज़्म मतलब लड़ाई और नामा मतलब उसका पूरा वृत्तांत। तो लड़ाई के बारे में जो है पूरा, क्योंकि आपको पता है महाभारत के अंदर में मैक्सिमम वो लड़ाई और घरेलू झगड़े वगैरह उस सब के बारे में बात है, तो रज़्मनामा उसका नाम रखा था इन्होंने, ठीक है। तो अकबर के समय में महाभारत का जो ट्रांसलेशन किया गया था फारसी भाषा में उसका नाम क्या था, तो रज़्मनामा था। या रज़्मनामा कौन सी पुस्तक का फारसी ट्रांसलेशन है, तो आप लोगों को याद रखना है महाभारत का फारसी ट्रांसलेशन है, ठीक है। चलिए, बाकी भास्कराचार्य की लीलावती नामक जो गणित की पुस्तक है उसका संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद फैजी ने किया था। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अनहैप्पी इंडिया जो बुक है उसके लेखक है अनहैप्पी। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था इसके बारे में कि देखिए जो व्यक्ति है जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है उनके ऊपर में लाठियों की बरसात की गई थी, ठीक है, लाठियाँ बरसाई गई थी इनके ऊपर में,
1928 के अंदर में जब साइमन कमीशन भारत के अंदर में आया था, तो लाहौर के अंदर में जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, साइमन गो बैक, ओके, तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनके ऊपर में लाठियां बरसाई गई थी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद में फिर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर बरसाई गई एक एक लाठी जो है अंग्रेज़ों के कफन में या अंग्रेज़ों के जो ताबूत है उसमें आखिरी कील साबित होंगी। तो लाला लाजपत राय ने बात कही थी, ठीक है, लाला लाजपत राय। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है, प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने। माई स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, मतलब जब उनको डिपोर्ट कर दिया गया था, ठीक है, देश निकाला दे दिया गया था, तो उसकी उन्होंने स्टोरी लिखी है। तो माई द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन ये पुस्तक इन्होंने लिखी है। अनहैप्पी इंडिया लिखी है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अ हिंदू इम्प्रेशन एंड अ स्टडी, इस तरीके से पुस्तक भी लाला लाजपत राय ने लिखी है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए अ हिंदू इम्प्रेशन एंड अ स्टडी, ठीक है। हिंदू इंप्रेशन बेसिकली उनका ये बोलना था कि जो इंडियंस है, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, उनका क्या इंप्रेशन पड़ा है उस पर, ओके। इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे, जल्दी बताइए। जल्दी से। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों ने याद रखना है, एक संस्था है बेसिकली जो एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र के अंदर में खोली गई थी। न्यू इंग्लिश स्कूल्स करके स्कूल्स की एक पूरी श्रृंखला है, ठीक है, जो भारत के अंदर में अलग अलग इलाकों के अंदर में बाद में फैली, ठीक है। तो ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत ही चलने वाली स्कूल्स की एक चेन है। तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 के अंदर में हुई थी, ओके। और वन ऑफ द फाउंडर जो थे इसमें से वो थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर, ठीक है। उसके बाद में आचार्य आगरकर, ये सारे लोग जो थे वो इसके साथ में जुड़े हुए थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम बाल गंगाधर तिलक का आता है, ठीक है। 1884 के अंदर में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द इंडियन स्ट्रगल, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर में आए हुए जो है, जल्दी बताइए। द इंडियन स्ट्रगल, बहुत तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हो, ऐसे ही आंसर करते जाइए आप लोग। द इंडियन स्ट्रगल नामक जो पुस्तक है फ्रेंड्स, उसके लेखक है सुभाष चंद्र बोस। द इंडियन स्ट्रगल, ओके, सुभाष चंद्र बोस। एक और चीज आप लोगों ने याद रखनी है फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक जो संस्था है, फॉरवर्ड ब्लॉक कब बनाया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है, तो ये आ जाता है आपका आंसर सुभाष चंद्र बोस। 1939 के अंदर में इन्होंने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है, ओके। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। हमें अगर मान लीजिए कि 1920 से 1942 तक का अगर हमें भारत का इतिहास जानना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पर्सपेक्टिव से अगर, ओके। नाउ अब देखिए फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसको मॉर्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। इनमें से कौन सा कानून है जिसको मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है, आप बताइए। तब तक मैं आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग अगर एईडीओ का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, एईडीओ का, ठीक है, क्रैश कोर्स, तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स एमसीक्यूज के माध्यम से, ठीक है, जैसे हम लोग क्या करेंगे ना, एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री के सारे जो क्वेश्चन है एमसीक्यूज के माध्यम से उसको समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ताकि उसके ऊपर में कोई भी बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप लोग उसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में एमसीक्यूज के माध्यम से हम लोग करने वाले हैं। तो 399 रुपीज़ का आपका केवल ये कोर्स है। इसके अलावा अगर आप एडीओ के फुल कोर्स के मेंबर हो ऑलरेडी, तो केवल आप लोगों को 99 रुपीज़ में ये पड़ जाएगा। और अगर आप टीआरई 4 के स्टूडेंट हो, तो टीआरई 4 आप लोगों का अभी आज रात में ये इसके 24 आवर्स खत्म हो जाएंगे, तो ये कोड एक्सपायर हो जाएगा आप लोगों का। तो आप लोग उससे पहले जो जल्दी से आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। टीआरई 4 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आपको 199 रुपीज़ के अंदर में पड़ जाएगा ये, ठीक है। तो आप जितने भी लोग चाहते हैं उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी आप लोग अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो केवीएस के लिए आप लोग जो है केवीएस के टीयर 1 के अंदर में या टीयर 1 प्लस टीयर 2 दोनों जो आपका कंबाइंड कोर्स है उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपकी 100% फीस जो है वो रिफंड हो जाएंगी आपकी, फाइनल एग्जाम क्लियर हो जाता है तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है फ्रेंड्स, ये कहा जाता है आप लोगों का इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को। एक्चुअली क्या हुआ था ना, 1909 में ये जो कानून जो बना था इंडियन काउंसिल एक्ट, इस समय में भारत के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत के मामलों के सचिव, मतलब ब्रिटेन में भारत के जो मंत्री थे,
भारत के मामलों के मंत्री, उनका नाम था लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मॉर्ले। और भारत के उस समय में वायसराय थे, वायसरॉय, उनका नाम था लॉर्ड मिंटो, मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो। इसी वजह से इन दोनों ने मिलकर ये कानून बनाया था, इस वजह से इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं। बहुत तेजी से आप लोग जो है फ्रेंड्स सेशन के अंदर में आंसर कर रहे हो, तो ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए जल्दी जल्दी से, ठीक है। लिख देंगे सभी लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को बताना है फ्रेंड कि भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूरब की तरफ में सही क्रम क्या है। देखो, अब पश्चिम से पूरब की तरफ में जाना है, मतलब डायरेक्शन समझो आप लोग, कौन सी डायरेक्शन, ऐसा पेपर पे भी हल्का सा एक डायरेक्शन लगा देना कि कौन से डायरेक्शन से बोला है, पश्चिम से पूरब की तरफ जाने वाली, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे भारत में, ठीक है, मेघालय के अंदर में ये जनजाति आप लोगों को मिलेंगी, ओके। मेघालय के अंदर में, ठीक है, गारो, खासी, ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया। और उसके बाद में जो है फ्रेंड्स नागा हिल्स आप लोगों को मिलता है, ओके। तो गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय के अंदर में है, और फिर नागा हिल्स या नागा जनजाति आपको उसके आगे में मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का आंसर होगा। आप बताइए जल्दी से आंसर क्या हो सकता है इनमें से, पर्टिकुलर जो आप लोगों को दिया है उनमें से, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतिया और उसके बाद में नागा हिल्स है। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये क्रम जो है आप लोगों से पूछते हैं, ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया और फिर नागा। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो गारो, खासी, जयंतिया, फिर मिकाइल हिल्स है, ठीक है, बराइल रेंज है, फिर नागा हिल्स है यहाँ पर में, ठीक है। तो ये गारो, खासी और जयंतिया ये यहाँ पर में रहने वाली जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ियों के नाम पड़े हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आप लोगों ने। एक बार सभी बच्चे जल्दी से, अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज को मैं कंटिन्यू करूं, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से हर एक जगह पे जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे, हर एक बच्चा, और जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, ठीक है, ताकि ऐसे ही हम लोग जो है फ्रेंड्स बहुत सारे सेशंस ले सके। तो हर एक बच्चा जल्दी से जहां भी शेयर कर सकता है शेयर कर देंगे आप लोग। और 10 बजे आप लोगों की आज एडीओ की क्लास है, और जो है 11 बजे आप लोगों का बेसिक्स बिल्डर जो क्लास है वो होने वाली है। तो आज से जरूर जुड़िएगा आप लोग बेसिक बिल्डर के अंदर में, जो भी बच्चे पेड में हैं। सारी पीडीएफ्स आप लोगों को ऐप में मिल जाती है। देखिए, यहां पर मैं आपसे बोला है कि कौन सा वाला सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, मतलब 3 सही हो गए और 1 गलत होगा इसमें से, ओके। तो डंपा जो अभ्यारण्य है, डंपा, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका मिजोरम के अंदर में, दंपा, ठीक है, डंपा, मिजोरम के अंदर में दंपा, ओके। वाल्मीकि रिजर्व, वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है आप लोगों को मिलेगा बिहार के अंदर में, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी बिहार के अंदर में है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोगों से बात करें फ्रेंड्स कि रोहला नेशनल पार्क कहाँ पर में है, तो रोहला नेशनल पार्क आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर में है, ठीक है, रोहला। अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि गांधी सागर सेंचुरी कहाँ पर में है, गांधी सागर सेंचुरी, ठीक है, चंबल नदी के पास में जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर में, गांधी सागर सेंचुरी, गांधी सागर सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर में, ना कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करें क्या इसको जल्दी जल्दी से, ठीक है, एक बार रिवाइज करें इसको हम लोगों ने आज जो जो भी पढ़ा है। मैंने आपको बताया था बांदीपुर कहाँ पर में, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, बताइए आप लोग सभी लोग, ठीक है। शिकारी, शिकारी देवी, शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर में है, बता देंगे आप सभी, ओके। दंपा आप बता दीजिए मुझे, दंपा, दंपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर में, ये बता देंगे आप सभी लोग, ठीक है। रोहला बता दीजिए मुझे, रोहला, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर में है। तो एटलीस्ट ये 4 बता दीजिए आप लोग। आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी बता सकते हो, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताइए जल्दी जल्दी से। ये 5 आप लोग आंसर करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा आंसर करिए फ्रेंड्स, आप लोगों को याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है, लंबे समय तक। एक और मैंने आपको बताया था पाखल, अगर याद है, क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये क्वेश्चन तो आपने पिछले 3 दिन पहले भी करवाया था। तो भाई तुम जो है ना अभी तक समझ नहीं पाए हो, मतलब जो बच्चे के अंदर में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की कमी है वो इस तरीके की बात करता है, क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस की कुंजी है, ये याद रखना है आपने। बांदीपुर कर्नाटका के अंदर में है, कर्नाटका में, ओके। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश के अंदर में है, दंपा मिजोरम के अंदर में है, मिजोरम में, ठीक है। रोहला जो है आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर में मिल जाएगा, ठीक है। वाल्मीकि बिहार में मिल जाएगा आप लोगों को,
ठीक है, और पाखल जो है आप लोगों को ये मिल जाएगा तेलंगाना में, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। ऐसे याद रखना था आप लोगों ने। एक और भी उसमें मैंने करवाया था आपको, दचिंगम, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, दचिंगम कहाँ पर में, दचिंगम, दचिंगम आप लोग लिखेंगे दचिंगम कहाँ पर में है, बताइए जल्दी जल्दी से, ठीक है, तो कमेंट के अंदर में लिखते जाएंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। आपको बताना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये इसका अंतिम फैसला कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला कौन करता है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स आंसर आ गया। आप लोगों ने आर्टिकल्स भी इसके साथ साथ में लगाते रहना है आप लोगों ने, जो जो भी आर्टिकल्स है इसके, ठीक है। देखिए धन विधेयक या जिसको मनी बिल आप कहते हो, ठीक है, अगर कोई भी बिल टैक्स से रिलेटेड है, टैक्स लगाना, हटाना, घटाना, जोड़ना, ठीक है, जो भी अगर कोई इससे रिलेटेड है तो वो मनी बिल के कैटेगरी में आएगा। आर्टिकल नंबर 110 मनी बिल से डील करता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 110। अगर कोई बिल मनी बिल है या फिर नहीं है, ठीक है, इसका डिसीजन लेना हो तो ये अंतिम फैसला स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर का होगा, ठीक है, इसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा ये डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। अगर किसी बिल को मनी बिल घोषित कर दिया जाता है, धन विधेयक घोषित कर दिया जाता है, तो कंपलसरी रूप से उसको फिर लोकसभा के अंदर में प्रस्तुत करना होता है। लोकसभा को ज़्यादा पावर मिल जाते हैं उसमें, लोकसभा ही उसको पास करेंगी, लोकसभा ही उस पर डिस्कशन करेंगी। राज्यसभा केवल और केवल 14 दिन तक इसको रोक सकती है, 14 डेज तक, और 14 डेज में भी जो भी वो रिकमेंडेशन देंगी वो बंधन कारक नहीं है लोकसभा के ऊपर में। लोकसभा चाहे तो राज्यसभा की सिफारिश को मान सकती है या तो नहीं मान सकती, सिर्फ 14 दिन तक राज्यसभा अपने पास में रख सकती है इसको, ठीक है। 14 दिन के अंदर अंदर उसको देना पड़ेगा वापस, नहीं दिया तो अपने आप वो वापस लोकसभा में मान लिया जाएगा कि आ गया है करके। ओके, तो स्पीकर, लोकसभा के जो स्पीकर है वो इसके ऊपर में अंतिम फैसला देते हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। एक पॉइंट है आप लोगों का कि जैसे मनी बिल है ना आप लोगों का, वो आर्टिकल नंबर 110 से डील करता है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल होता है एक वित्त विधेयक, वो अलग चीज़ है, उसमें फाइनेंशियल मैटर्स, अगर जैसे टैक्स के अलावा जो बाकी के फाइनेंशियल मैटर है अगर वो डील करना है या उससे रिलेटेड कोई कानून लाना है तो वो आर्टिकल नंबर 117 के तहत लाए जा सकते हैं, और वो किसी में भी ला सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, किसी में भी। वो मनी बिल से इस तरह से अलग है, फाइनेंशियल बिल और मनी बिल अलग इस तरीके से है कि मनी बिल में टैक्स से रिलेटेड बात होती है, ठीक है, टैक्स से रिलेटेड, ठीक है, उसमें केवल लोकसभा के पास में ज़्यादा अधिकार होंगे। लेकिन जब फाइनेंशियल बिल या वित्त विधेयक होगा आर्टिकल नंबर 117 के तहत, तो उसमें लोकसभा राज्यसभा के पास में बराबर से पावर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि मनी बिल को लेकर आप लोग जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुला सकते, संयुक्त बैठक। अब यहाँ से एक और चीज़ खुल जाती है कि संयुक्त बैठक का फिर आर्टिकल क्या है, मतलब लोकसभा राज्यसभा को साथ में बिठाया जाए और फिर वो बिल को पास किया जाए। जब राज्यसभा के पास में पावर है ही नहीं उसको पास करने का, केवल रिकमेंडेशन देने का अधिकार है राज्यसभा के पास, तो मनी बिल को लेकर संयुक्त बैठक क्यों बुलाएंगे हम। संयुक्त बैठक बुलाते हैं आर्टिकल नंबर 108 के तहत, राष्ट्रपति इसको बुला सकते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। तो संयुक्त बैठक या ज्वाइंट सिटिंग मनी बिल के केस में नहीं बुलाई जा सकती, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के केस के अंदर में भी अगर संविधान संशोधन है तो भी उस केस में भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है। ओके, तो मनी बिल और संविधान संशोधन के केस के अंदर में ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती, याद रखिएगा आप लोग। और मैं जो भी चीज़ यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ वो एआई में रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो जो बच्चा पूरा सेशन देखेगा अच्छे से उसको एआई के अंदर में सारी चीज़ें मिलती भी रहेंगी। हम 1000 बच्चों से बहुत ज़्यादा पास में आ चुके हैं और 750 से ज़्यादा बच्चों ने सेशन को लाइक भी कर दिया। एक बार हाथ ऊपर करके जल्दी से बता दीजिए आप मुझे, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं। ओके, और क्या इस तरीके के और भी सेशंस लेने हैं हमने। ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल आप लोग लिख देंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, ये बताना है। इनमें से कौन सा वाला युग्म सही नहीं है। देखिए मैं यहाँ तक पहुँच ही गए हम पार्ट नंबर 7 तक, तो मैं यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ, आप लोगों को सारी बता देता हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर 1 जो है ये डील करता है भारत का जो है नेम जो है इंडिया का, भारत का नाम, ठीक है, और टेरिटरी से, टेरिटरी, ठीक है, नेम और टेरिटरी से डील करता है, पहला पार्ट नंबर 1। भाग नंबर 1, भाग नंबर 2 जो है ना, ये याद रखना है, चैप्टर नंबर 2 भी आप बोल सकते हो उसको, ठीक है।
ये डील करता है आपका सिटीजनशिप से, सिटीजनशिप नागरिकता से डील करता है। पार्ट नंबर 3 जो है हमारे संविधान का वो डील करता है फंडामेंटल राइट से, ठीक है। पार्ट नंबर 4 जो है वो डील करता है आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। फंडामेंटल राइट कंपलसरी है, डीपीएसपी कंपलसरी नहीं है। सरकार जब चाहे तब उसको लागू करे, जब चाहे तब लागू ना करे, ठीक है। इसको लेकर आप कोर्ट में जा सकते हो, इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। ये सरकार के विल पर आधारित है। पार्ट नंबर एक और है 4A जोड़ा गया बाद में, ठीक है। ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, जैसे आपके अधिकार है वैसे आपकी ड्यूटीज जोड़ी गई बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। पार्ट नंबर 5 जो है वो केंद्र सरकार, यूनियन जो है, यूनियन जो गवर्नमेंट है उससे रिलेटेड है, यूनियन गवर्नमेंट से, ठीक है। पार्ट नंबर जो 6 है, ठीक है, वो डील करता है आप लोगों का स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। पार्ट नंबर 7 है ही नहीं हमारे संविधान के अंदर में, नो, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने, है ही नहीं, ठीक है। फिर आते हैं डायरेक्टली पार्ट नंबर 8 पे। पार्ट नंबर 8 पे वो डील करता है आपका यूनियन टेरिटरी से, यूनियन टेरिटरी। पार्ट नंबर 7 है ही नहीं, ठीक है। वो 1956 के 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए हटा दिया गया था। वो कभी एक अलग चर्चा है, वो लंबी चर्चा है, बताऊंगा कभी आपको उसके बारे में भी। तो अभी इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो आपका आंसर है, ठीक है, आप बताइए क्या होगा। सिटीजनशिप सही है, नागरिकता पार्ट नंबर 2, फंडामेंटल राइट्स पार्ट नंबर 3 सही है, फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट नंबर 4A सही है, ठीक है, ओके। यूनियन टेरिटरीज पार्ट नंबर 8, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी संविधान का पार्ट नंबर 8। अब यहां पर मैं आप लोग देखिए कि यहां पर में ये 4 नहीं है, ये 6 दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहां पर में, ठीक है। एक आप चीज यहां पर में देखिए, यहां पर में आप एक छोटा सा एक एरर है, ये 4 नहीं है ये, ठीक है, ये 6 है, 6, ओके। जबकि 4 इस तरीके से लिखा जाता है, ओके, ये 6 है, तो आपका आंसर सी होगा, ये याद रखना है आप लोगों ने, सी, क्योंकि ये 6 लिखा हुआ है, ओके। एक डंडी इधर से उधर हो जाए, ठीक है, तो वो 4 से 6 बन जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। और वैसे ही 9 से 11 भी हो जाता है, तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, ओके। तो सी क्यू है, समझ में आया कि आप बता दीजिए मुझे जल्दी से। अगर समझ में आ गया हो कि सी क्यू है आंसर और वो 6 है, ठीक है, 4 नहीं है वो, ओके। अब समझ में आ गया आप लोगों को? अगर हाँ तो हाथ ऊपर कर दीजिए जल्दी से। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 1000+ लाइव, ठीक है। हम ऐसे ही बहुत सारे सेशंस करते रहेंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज 10 बजे आप लोगों की जो है एडीओ के क्रैश कोर्स में क्लास भी है और कूपन कोड का आपका आखिरी दिन भी है, तो जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हो वो लोग जुड़ सकते हैं इसमें, ओके। चलिए गुड, ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, ओके। नाउ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया, ये बताना सभी लोगों ने। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, प्रोटेक्शन एक्ट, ये किया गया आप लोगों का 1972 के अंदर में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, जल्दी से लिखिए आप लोग। प्रोजेक्ट टाइगर, अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि आप लोग बताइए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, तो आपका क्या आंसर होगा? प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट स्नो लियोपर्ड, ठीक है, स्नो लियोपर्ड। और आज ही मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, कितने लोगों ने सुबह का सेशन अभी देखा है? ठीक है, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अभी बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सुबह वाला सेशन देखा है आपने जिसमें इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स मैंने आप लोगों को कराई है, तो उसके अंदर में मैंने इंटरनेशनल जो अपॉइंटमेंट्स है आपकी सारी की सारी बताया है। उसमें एक क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, इसके अध्यक्ष, ओके, भारत के पर्यावरण मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, धर्मेंद्र, ठीक है, यादव, सॉरी प्रधान यादव, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स क्या बने हैं, ये याद रखना है आप लोगों ने कि इसके अध्यक्ष बने हैं, ओके, यादव। तो आंसर आप लोगों का मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए प्रोजेक्ट टाइगर, तो आप लोगों का 1973 हो जाएगा, ओके।
और प्रोजेक्ट एलिफेंट बोल दिया जाए तो 1992 हो जाएगा आप लोगों का। ओके, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मतलब बेसिकली क्या है ना कि जो जैसे स्नो लियोपार्ड है, चीता है, आपका लायन है, टाइगर है, उनको बचाने के लिए। भारत में मुख्य कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, मेनली कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है ये बताना है आप लोगों ने। और आज मैं जितने भी बच्चे पूछे कि सर कैसे जुड़ सकते हैं, नंबर आप लोगों को नीचे में वहाँ चल रहा है, ठीक है, 96978844 इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, या 7611101101, ठीक है। ये आपका कूपन कोड का लास्ट डे है, थोड़ी देर के अंदर में वो कूपन कोड जो है आपका बीपीएससी वाला वो खत्म हो जाएगा। इवन आपका केवीएस के लिए भी अगर आप जुड़ना चाहते हो तो केवीएस के लिए भी जो एक ऑफर है आपका कि अगर आपका टीआर 1 भी क्लियर हो जाता है तो आप उसमें आप लोगों का पैसा रिफंड हो जाएगा आपका, उसका भी लास्ट डे है, तो आप लोग उसके लिए भी जो है वो कर लीजिए आप लोग जल्दी से, अगर आप लोगों की इच्छा है और सीरियस हो पढ़ाई को लेकर। तो भारत के अंदर में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो आप लोग देखिए भारत में जो पाई जाती है, ओके, उसके अनुसार भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, कपास की काली मिट्टी पाई जाती है जिसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से, ठीक है। रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है, लाल और जो पीली मिट्टी होती है आपकी, लेटराइट सॉइल पाई जाती है जिससे आपकी ईंटें वगैरह बनती है। माउंटेन के अंदर में जो है माउंटेन वाला जो रीजन है वहां पर में माउंटेनियस सॉइल पाई जाती है। डेजर्ट वाले इलाके के अंदर में डेजर्ट रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है। सलाइन वाटर आप लोगों को मिलेगा जहां पर में जिस मिट्टी के अंदर में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, ओके। और एक होता है आपका पीटी या मार्शी सॉइल जिसको आप लोग जो है दलदली भूमि के नाम से, दलदली मिट्टी के नाम से जानते हो, ठीक है। तो ये आपकी 8 प्रकार की मुख्य जो है वो मिट्टी पाई जाती है, ये याद रखना है भारत में 8। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ये अपने मन से नहीं बनाया क्वेश्चन, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम का। और आज से जी हाँ टीआरई 4 के लिए भी वो आपका जो बेसिक बिल्डर वाला जो आपका आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, बेसिक बिल्डर आज से आपका टीआरई में भी स्टार्ट होगा, केवीएस में भी, एडीओ में भी, क्रैश कोर्स में भी। तो प्लीज उसको अच्छे से करना है आप लोगों ने। एआई से क्वेश्चन करने में बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो किरण जायसवाल जी बोल रहे एआई से मजा आ रहा है, और ये आपके लिए लाया ही हमने इसलिए है कि एआई आप लोगों के, आप लोग मदद करें आपको। एआई निम्न में से कौन सा कायांतरित शैल का रूप नहीं है? देखिए कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी होती है, ध्यान से समझना आप लोग। जब भी लावा निकलता है ज्वालामुखी में से या जमीन में से जो है निकलता है, या फिर कभी कभी अंदर में ही वो ठंडा हो जाता है, तो सबसे पहली बनती है इग्नियस रॉक, इग्नियस, जिसको आग्नेय चट्टाने बोला जाता है, आग्नेय, आग्नेय चट्टान। अब ये आग्नेय चट्टान अगर मान लो टूट जाती है छोटे छोटे पार्ट में और फिर से वापस से जम जाती है तो उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, सेडिमेंटरी, सेडिमेंटरी, सेडिमेंटरी रॉक जो है आपका, ओके, सेडिमेंट्री रॉक हो जाती है आप लोगों की, जिसको अवसादी चट्टान बोला जाता है। अब इग्नियस रॉक हो चाहे सेडिमेंट्री रॉक हो, अगर उसमें हीट और प्रेशर अगर आप डालते हो बहुत ज़्यादा, हीट प्लस प्रेशर, ठीक है, हीट और प्रेशर, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है, अलग प्रकार की उसमें जो है बदलाव आ जाता है, मेटामॉर्फिक, मॉर्फिक, मेटामॉर्फिक। इसी को कायांतरित चट्टान भी बोला जाता है, कायांतरित, कायांतरित चट्टाने, ओके। तो मार्बल जो है ये आपका कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है, ठीक है। शिस्ट जो है आपका ये भी कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है, मेटामॉर्फिक रॉक का प्रकार है ये। ग्राफाइट आपका कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। लेकिन जो बेसाल्ट है ना, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो बेसाल्ट है ये आप लोगों का इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, आग्नेय चट्टानों का, इग्नियस रॉक का, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट। हमारे भारत के अंदर में जो दक्कन का पठार है वहां पर में बेसाल्टिक रॉक पाई जाती है बहुत ज़्यादा, ये यहाँ पर में, ठीक है। दक्कन का जो पठार है ना, यहाँ पर में जो मिट्टी पाई जाती है और यहाँ पर में जो चट्टाने वगैरह भी पाई जाती है आप लोगों की, वो बेसाल्ट से बनी हुई है, बेसाल्टिक रॉक है, वो बेसाल्ट है। तो वो एक्चुअल में बेसाल्ट क्यों है? क्योंकि वो लावा, ठीक है, वहाँ पर में बहुत साल पहले, लाखों साल पहले जो है लावा पूरा ज़मीन पे, जब इंसान वगैरह भी नहीं होंगे और टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा था, ठीक है, एक अलग कहानी है उसके पीछे पूरी की पूरी। जब हम गोंडवाना लैंड से अलग हुआ हमारा दक्षिणी भारत का हिस्सा, ठीक है, गोंडवाना लैंड का पार्ट था भारत का प्रायद्वीप, तो वो जब अलग होकर ऊपर की तरफ में आ रहा था, हिमालय की तरफ में, इमेजिन करने की कोशिश करो, हिमालय से, हिमालय बनने की भी पहले की बात है, यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले, जहाँ पर में रीयूनियन आइलैंड है आज हिंद महासागर में, वहाँ पर में बहुत सारे वोल्केनिक एक्टिविटी और अंदर में टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई, जिसकी वजह से लावा उधर साइड में फैल गया, और आज भी वहाँ पर में उसके सबूत हमें मिलते हैं बेसाल्टिक रॉक की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर में पूरी बेसाल्टिक रॉक आपको मिलती है। तो मतलब जो टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है वो बिल्कुल सही है, इसका सबूत है ये, ठीक है। बेसाल्टिक रॉक
जो है वो टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, या फिर जो आपका अब जिसके अंदर में जो एक पहले एक पूरा महाद्वीप हुआ करता था, ठीक है, फिर वो दो पार्ट में टूटे, पेंजिया से यूरेशिया और गोंडवाना के अंदर में, ठीक है, फिर भारत अलग हुआ। मतलब वो थ्योरी सही है, उसके कई सारे सबूत हमको मिल रहे हैं। बेसाल्टिक रॉक उसी का एग्जांपल है, रीयूनियन आइलैंड के नीचे वाली जो चट्टान है वो उसके उसके सबूत हमको यहाँ मिलते हैं। अब उड़ के तो आई नहीं होंगी चट्टान। अगर आप बोलोगे उसको एनिमेशन के थ्रू समझा दीजिए तो मैं उसको भी समझा दूंगा आप लोगों को, किसी क्लास में या पेड क्लास के अंदर में भी समझा दूंगा। ओके, तो मार्बल, नीस, ठीक है, उसके बाद में क्वार्ट्जाइट आप लोगों का, ये सब क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल है। एनुअल बजट बताइए हमारे भारत में कौन से आर्टिकल के तहत होता है? जल्दी जल्दी से, 1200 के से केवल 5 बच्चे दूर है हम लोग, तो जल्दी से सेशन को शेयर भी कर देंगे। सर नंबर कौन से नंबर पे करना है? दोनों में से, तो दोनों में से आप किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, या सबसे आसान तरीका टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे जाइए, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या नीचे में लिंक दी गई है उस लिंक में जाइए, जो जो भी प्रोसीजर आपको बोला जा रहा है वो प्रोसीजर फॉलो करिए, अपने आप आपका बायो हो जाएगा। अभी जुड़ जाएंगे तो सर क्लास ले सकते हैं क्या? जी हाँ, अभी जुड़ जाएंगे तो आपको 10 बजे वाली क्लास भी मिल जाएंगी और 11 बजे वाली क्लास भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं पहली बात तो भारत के संविधान में कहीं पे भी बजट शब्द का उल्लेख है ही नहीं, लेकिन अब एग्जामिनर भाई साहब ने हमसे पूछ लिया है तो ठीक है, पूछ लिया तो पूछ लिया, ठीक है। एक्चुअली इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं आया हमारे भारत के संविधान में। इसी को हम साधारण भाषा के अंदर में क्या बोलते हैं? बजट, जो हर साल प्रस्तुत होता है, बजट सत्र बोलते हैं, है ना। तो वो बजट हम बोलते हैं, एक्चुअल में वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। और आर्टिकल नंबर 112 के तहत जो है इसको हर साल प्रस्तुत करना किसकी जिम्मेदारी है? मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय देता हूं, मुझे जल्दी से बताइए कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट, जिसको हम साधारण भाषा में बजट बोलते हैं, वो हर साल संसद में प्रस्तुत होना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी है? एज पर आर्टिकल नंबर 112 या हमारे संविधान के अनुसार कौन किसकी जिम्मेदारी है? जी, सबसे अधिक बार किसने प्रस्तुत किया है? प्रियांदुशी वर्मा, जो क्या प्रिंस यदुवंशी जी है, उन्होंने भी उन्होंने नाम भी बताया यहाँ पर में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से आंसर भी करते जाइए, ठीक है। मोरारजी देसाई ने किया है सबसे ज़्यादा बार, उसके बाद में निर्मला ताई ने, ठीक है। तो हमारे भारत के जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये हर साल अपनी सरकार से, ठीक है, बजट को प्रस्तुत करवाए, ठीक है। तो हर साल बजट को प्रस्तुत करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की है। फाइनेंस मिनिस्टर करेगा, लेकिन करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, ओके। तो ये जो बजट प्रस्तुत भी होता है ना, इन द नेम एंड सील ऑफ प्रेसिडेंट होता है, कि राष्ट्रपति की अनुमति से हमने ये बजट प्रस्तुत किया है। देखिए, मतलब हमारा देश लोकतंत्र है, लेकिन कई सारी परंपराओं को हम फॉलो करते हैं। राष्ट्रपति का कोई लेना देना है नहीं बजट बनाने से, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक है, सारे मंत्रालयों से उनका एस्टिमेट लेकर। लेकिन नाम और जो परंपरा है, देखिए कि भारत के राष्ट्रपति का नाम रहेगा, भारत के राष्ट्रपति को पहले बजट दिखाया जाता है, उनका अप्रूवल लिया जाता है, फिर उनके अप्रूवल से वो बजट को प्रस्तुत किया जाता है, और वो भी लोकसभा के अंदर में पहले। ये याद रखना है आप लोगों ने, राज्यसभा में बजट प्रस्तुत नहीं कर सकते आप। ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल नंबर 112 के तहत लोकसभा में ही प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 112 के तहत राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, ओके। ये प्रथा है हमारी, अब चली आ रही है तो चली आ रही है, और वो ज़रूरी भी है कि एक फ्लो बना रहे उसके लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल है जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज इफ प्रोवाइडेड? कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण का प्रावधान का अधिकार, ठीक है। आप लोगों में से कितने बच्चे यहाँ पर में सेशन को अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन उन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया? कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, हाथ ऊपर करके बता दो एक बार। इन सब बच्चों को फांसी की सजा दे दी जाए अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो। मान लो ऐसा मैंने कानून निकाल दिया, लेकिन मैंने आपको पहले नहीं बताया था, अभी कानून बनाया। आप बोल सकते थे कि सर पहले बताना चाहिए था, ठीक है, अभी आप बता रहे हो डी फैक्टो, ठीक है, आपका एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज आपने बनाया। या मान लीजिए कि आपने कोई चीटिंग की, तो आपने जो चीटिंग की है उस चीटिंग के आधार पर, ठीक है, आपको उम्र भर के लिए उस परीक्षा से आपको निकाल दिया जाए। लेकिन पहले नहीं बोला था, पहले बोला था केवल 2 साल के लिए निकालेंगे, लेकिन बाद में कानून बनाया कि भाई अब इनको हमेशा के लिए निकाल दो। तो ये जो इस तरीके की
कृत्य करने के बाद जो बनाते हैं, ठीक है, उससे बचाना जरूरी है। नहीं तो कल क्या होगा कि आपने जो है पान खा के सड़क पे थूक दिया और आपका जो दुश्मन है वो बन गया प्रधानमंत्री, तो वो आपको, आपके खिलाफ कोई भी कानून पास कर सकता है या कोई भी इस तरीके से एनार्की जो है क्रिएट हो सकती है। तो इस तरीके की चीज़ों से बचाने के लिए हमारे भारत के अंदर में एक आपको संरक्षण दिया गया है आर्टिकल नंबर 20(1) के अंदर में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 1 में कि भाई कोई भी व्यक्ति को उसके कृत्य के बाद में, ठीक है, कानून बनाकर सजा नहीं दी जा सकती। उसको सजा उसी कानून के आधार पर होगी जो उस काम को करते समय, ठीक है, एग्जिस्टेंस में था। मतलब पिछला वाला कानून लगाकर उसको सजा नहीं दी जा सकती। ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। सजा से बचाता है ये। ओके, पिछले वाले कानून के अनुसार ही जो चल रही थी वो सजा मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है सर, प्लीज़ बताइए वीडियो का बहस कैसे ले। देखिए पूजा जी, यहाँ पर में सिंपल सा है, नीचे में जो नंबर है ना आपको दिख रहा होगा, उस नंबर पे कॉल कर दीजिए आप, या सिंपल सा अगर वो भी आपको टफ लग रहा है तो आप नीचे में लिंक्स दी गई है उस पर कर लीजिए, ठीक है, क्लिक, या टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पे चले जाइए। सिंपल सा टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में वहाँ भी मिल जाएगा आपको। ओके, तो आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 1, इवन आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 2 आपको अपने खिलाफ खुद की गवाही देने से भी बचाता है। मान लो कि कल आप में से कोई आके ये बोले, ठीक है, कि जी हाँ मैं हूँ खलनायक, गांधी जी की हत्या मैंने ही की थी, अकबर के खाने में जहर मैंने मिलाया था, सम्राट अशोक को जो है आपने ही जो जहर वाला तीर मार दिया था, मान लो, ठीक है, किसी को पता ही नहीं कि वो कैसे मरे, और आपने ही किया सारा का सारा काम, ठीक है। वो आदि मानव जो थे उन लोगों को भी आप ही ने उनका सफाया कर दिया, ठीक है। आप आके अपने ऊपर ही ले रहे कि सर मेरे को अब जो है फांसी की सजा दे दी जाए, मैं जीना नहीं चाहता। देखो, आप खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। अब कोई बच्चा आके पूछेगा सर लेकिन मूवीज में तो ऐसा दिखाया जाता है कि एक जो है हीरो जो है वो जाता है जो है एक विलेन को मार देता है और खुद जाके आत्मसमर्पण कर देता है पिक्चर में, ठीक है। आप आत्मसमर्पण कर सकते हो, उससे आपको सजा नहीं होने वाली। आपने बोल दो, कितना भी बोल दो कि हाँ मैंने मारा था गांधी जी को गोली, मारा मैंने नहीं मारा था, ठीक है, पहली बात तो, ठीक है, मैं था ही नहीं उस समय वहां पर, मैं कहीं और था, ठीक है। तो जो है फ्रेंड्स, गांधी जी को मारा आपने बोल दिया जाके, तो आपको नहीं होंगे, पुलिस को साबित करना पड़ेगा, आपके खिलाफ सबूत लाने पड़ेंगे, ठीक है, पुलिस को लाने पड़ेंगे सबूत। अपने खिलाफ आप खुद के खिलाफ सब गवाह नहीं बन सकते आप। ये भी आपका आर्टिकल नंबर 20 बचाता है। हाँ, इवन एक गुनाह के लिए जो है एक ही बार सजा मिलेगी, एक गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेंगी आप लोगों को। एक गुनाह के लिए एक कानून के तहत एक ही बार सजा मिलेगी। ओके, तो जैसे मान लो कि अब कोई बोलते हैं लोग कि सर उसको तो 2 बार उम्र कैद की सजा हुई, वो 2 अलग अलग काम करने के वजह से 2 बार सजा हुई, एक काम के लिए एक ही सजा हो सकती है, ठीक है। इसको बोला जाता है कि मल्टीपल जो है सजा नहीं दी जा सकती आपको एक ही काम के लिए, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ये भी आपको आर्टिकल नंबर 20 बचाता है। तो आर्टिकल नंबर 20 ओरिजिनली मैं अगर बताऊं आपको कि आर्टिकल नंबर 20 गिरफ्तार होने के बाद में, ठीक है, या आप दोष सिद्धि के बाद में भी आपको एनार्की से बचाता है। मतलब आप दोषी हो भी तो भी आपको बचाने का काम करता है आर्टिकल नंबर 20। इसीलिए आर्टिकल नंबर 20 कभी भी सस्पेंड नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल नंबर 20 कभी भी सस्पेंड नहीं होता, ये याद रखना आप लोगों ने। भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में क्या क्या शामिल है। देखो, राज्य मतलब ये नहीं जो अलग अलग राज्य है, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। आज, जी हाँ बिल्कुल, आज हम लोग जो है सम्राट अशोक पहनते क्या थे। मेरे हिसाब से तो कपड़े पहनते थे, वो नंगू पुंगू तो नहीं घूमते थे, शायद कपड़े तो पहनते ही होंगे। क्या पहनते थे अब मुझे क्या पता। डॉलर, रुपा, कौन कौन से आते हैं, बनियान वगैरह, मुझे नहीं पता कौन से वाला पहनते थे वो। ऐसा बताया भी नहीं उन्होंने कभी यार कि मैं क्या पहनता था करके, ठीक है। कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते थे, वो खुद ही बनाते थे उनके दर्जी खुद के पर्सनल वाले। ये कैसा सवाल है, क्या पहनते थे वो। ओके, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य का मतलब ये है कि भाई हर वह चीज़ जो सरकार से 1 भी रुपया लेती है, अगर या जनता के पैसे से अगर कोई भी चीज़ 1 रुपया भी अगर जनता का पैसा उस पर लगा हुआ है तो वो सरकार है या राज्य है। ये हमारा स्टेट वाला मतलब वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये वाला राज्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मैं बात हो रही है आपके स्टेट एज एन गवर्नमेंट की, ठीक है। तो
भारत सरकार, ऑब्वियसली बात है, भारत सरकार चली रही है हमारे पैसे से, तो वो भी राज्य है। पार्लियामेंट किसके पैसे से, क्या अमेरिका के पैसे से चल रहा है क्या पार्लियामेंट? हमारे पैसे से चल रहा है, भारत के, ठीक है, तो भारतीय लोगों के, तो वो भी राज्य की कैटेगरी में आता है। ऑल लोकल बॉडीज, ठीक है, लोकल या अदर अथॉरिटीज जो भारत के अंदर में है, ठीक है, लोकल अथॉरिटीज जो है टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर में, जो गवर्नमेंट पंचायती राज में, वो पैसा कहाँ से? भारत की जनता का पैसा है वो। म्यूनिसिपैलिटी भारत की जनता का पैसा, LIC भारत की जनता का पैसा है। जो भी सरकारी कंपनीज है वो भी राज्य है। हर एक चीज जो भारत के जनता के पैसे से चल रही है, आर्टिकल नंबर 12 उसको राज्य कहता है, ठीक है, उसको राज्य कहता है। और ये वाला राज्य हमारे स्टेट जो है, बिहार, राजस्थान वगैरह वाले जो स्टेट है उनसे अलग है, वो अलग है, वो भी उस राज्य की कैटेगरी में आते हैं इसमें। लेकिन एज इफ आपको केवल वो नहीं मानना है कि राज्य मतलब वो वाले राज्य आपके, केवल राज्य का यहां पर में उल्लेख इसलिए किया गया है कि इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा जब भी, तो आपको क्या क्या मान लेना है। मतलब हर वह चीज जिसके अंदर में भारत की जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, ठीक है, वो आपका क्या है? राज्य है। ओके, चलिए, तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो आर्टिकल नंबर 12 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है और ये कहता है कि स्टेट जो है किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो स्टेट का मतलब वो राज्य वाला स्टेट नहीं, जो आपका राज्य सरकार वाला स्टेट। स्टेट मतलब हर वह एंटिटी जो भारत के जनता के पैसे से चल रही है। ना पार्लियामेंट किसी के साथ में भेदभाव कर सकता है, ना भारत सरकार कर सकती है, ना राज्य सरकार कर सकती है, ना लोकल बॉडी कर सकती है, ना कोई सरकारी कंपनी कर सकती है, ना ही कोई ऐसी स्कूल जो जनता के पैसे से चल रही है, भारत सरकार ने जिसको डोनेशन दिया है, या ऐसी कोई और भी संस्था जिसने भारत सरकार से डोनेशन लिया है, वो राज्य की कैटेगरी में आएंगी। हर वह चीज़ जिसमें जनता का एक पैसा भी लगा है वो राज्य है। बस सिंपल सी बात है, एज पर दी डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 12 ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है और उसके अंदर में बताया गया है कि स्टेट में क्या क्या चीज़ काउंट होंगी। ठीक है, तो जहां भी पार्ट नंबर 3 में स्टेट आएगा वहां ये सब चीज़ों को अपने आप मान लेना है अपने। ठीक है, ऐसा बोला है। चलिए, तो जो है फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर में ये देखा। अब हम लोग हमारे जो है जो पेड क्लासेस है उसकी तरफ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारी क्लासेस है, तो मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग जो आज आपने सीखा है वो कमेंट के अंदर में लिख दीजिए। और जो जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे जुड़ सकते हैं, मैंने सिंपल से आप लोगों को बताया फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों का कि आप एक नंबर है, ठीक है, यहाँ पर मैं 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, या फिर 7611101101 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए आप, ठीक है, टीम आपकी हेल्प कर देंगी। बाकी जो ऑफर है आप लोगों का जल्दी थोड़ी देर के अंदर में ही खत्म हो जाएगा आप लोगों का, तो आप लोग उससे पहले पहले जाकर जल्दी से इसमें एनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी पेड क्लास के अंदर में। एडीओ का आपका क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट हो जाएगा और आज ही से आप लोगों की एक बेसिक बिल्डर वाली जो क्लास है, ठीक है, बेसिक बिल्डर बाय दानिश सर, जिसमें हर एक सब्जेक्ट के बेसिक्स में आप लोगों को कवर करवाऊंगा और आपको रोज के टारगेट्स दूंगा। ठीक है, रोज आपको टारगेट दूंगा। तो आज मैं टारगेट आप लोगों को क्या देने वाला हूँ वो मैं 11 बजे बताऊंगा, और फिर अगले दिन वो टारगेट आपने किया या नहीं किया कंप्लीट वो भी मैं आप लोगों से पूछूंगा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय।